दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें। दोस्तों, आज तारीख है 11 अप्रैल 2020 और मैं इससे पहले टॉपिक पर चर्चा करूं आज के आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप है, उससे बचकर रहिए, जितना हो सके घर पर रहिए, क्योंकि भी हमने 5,000 का आंकड़ा पार किया है। स्पेन ने 5,000 का आंकड़ा पार किया था, फिर वो 2 हफ्ते बाद बढ़कर 80,000 हो गया था। इसी तरह इटली का आंकड़ा 5,000 से 2 हफ्ते बाद बढ़कर 50,000 हो गया था और अमेरिका का तो 2 हफ्ते बाद बढ़कर 5,000 से डायरेक्ट 2 लाख पहुंचा है। तो ये 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, इसलिए लॉकडाउन मत तोड़िए। चलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ईदी अमीन। ये युगांडा के तीसरे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति क्या एक तरह से डिक्टेटर थे। मैं आपको इनकी कुछ विशेषताएं बताता हूं, खूबियां बताता हूं। कितने कुख्यात, बदनाम, ब्रूटल थे। तो इनका जो वजन था 160 किलो और तकरीबन इनकी 6 बीवियां बताई जाती हैं जिनसे 35 बच्चे हुए थे और इनका रंग बिल्कुल काला था और इनके सर पर 7 लाख लोगों के कत्ल का सेहरा बांधा जाता है। इन्होंने 7 लाख लोगों को मरवाया था। युगांडा जो है अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। यहाँ पर इन्होंने ये तीसरे प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी, एक तख्ता उलटकर, मिल्टन अबोइटे का। अभी मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा। इनको दादा कहते थे और अफ्रीका का हिटलर भी कहा जाता था। इनको क्यों कहा जाता था ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इनकी कहानी शुरू करते हैं। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1925 में हुई थी। जगह का नाम कंपाला था, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है क्योंकि इनकी बायोग्राफी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने कभी नहीं लिखी, तो इसलिए इसमें इख्तिलाफ है। कहीं 28 है और जगह का नाम दूसरा दिया गया है। लेकिन ईदी अमीन के बड़े भाई का मानना यही है कि उनका की पैदाइश कंपाला में ही हुई थी, युगांडा की जो राजधानी दारुल सल्तनत थी। चलिए 1925 में इनकी पैदाइश हुई थी। कुछ लोगों ने कहा है कि ये पैदाइशी मुसलमान थे, कुछ लोगों ने कहा इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। लेकिन इतना जरूर है कि इनके वालिद ने इनकी माँ और खुद ईदी अमीन पर बहुत जुल्म किया था। जो भी डिक्टेटर हुए हैं उनके ऊपर जुल्म ही हुआ है, तभी वो डिक्टेटर हुए हैं, आमतौर पर ये देखने में आया है। 1946 में ये एक रसोइये की हैसियत से सेना में दाखिल हो गए। वैसे इनका कहना है कि इन्हें ज़बरदस्ती दूसरी जंग अजीम में शामिल किया गया था, हालांकि ये इनका दावा बिल्कुल गलत निकलता है। ईदी अमीन जिस वक्त रसोइये की हैसियत से दाखिल हुए थे उस वक्त युगांडा पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लेकिन ये बहुत, आपको अभी मैंने बताया था कि तकरीबन 160 किलो के थे और 6 फीट 6 इंच इनकी लंबाई थी। तो ये बॉक्सर थे और ये हैवीवेट चैंपियन रहे थे 9 साल तक। इसीलिए इनकी सेना में तरक्की होती रही और ये सार्जेंट तक बने ब्रिटिश काल में, क्योंकि इससे ज़्यादा अफ्रीका को यह अहदा मिल नहीं सकता था, ये अफ्रीका के थे, तो सार्जेंट तक रहे। फिर इसके बाद वो दौर भी आता है जब 1962 में ये युगांडा अंग्रेज़ों से आज़ाद होता है। उस वक्त मिल्टन अबोइटे और वहाँ के राजा का गहरा युद्ध चल रहा था। मिल्टन अबोइटे ने ईदी अमीन को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि जो वहाँ का राजा था वो हार गया और 1967 में दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर मिल्टन अबोइटे ने सत्ता संभाली और जो ईदी अमीन पूरा सेना अध्यक्ष हो गए थे। सेना का सबसे बड़ा अहदा उनके पास आ चुका था और उनका बहुत भरोसा था मिल्टन अबोइटे पे। अच्छा, ये अजीब बात है कि उस वक्त जो युगांडा में मुसलमानों की तादाद थी तकरीबन 10% थी, लेकिन क्या होता है बहुत ताज्जुब होगा आपको। 1967 में मिल्टन अबोइटे और ईदी अमीन का याराना अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ईदी अमीन के मन में तो कुछ और ही समाया हुआ था। ईदी अमीन ने मिल्टन अबोइटे का परवाह किए बिना अपने जाति कबीलों को उसने और मुसलमानों को भरना शुरू किया। मिल्टन अबोइटे को जब ये बात समझ में आई 1970 के आसपास, तो उन्होंने ईदी अमीन को बर्खास्त कर दिया इस ओहदे से। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, ईदी अमीन के साथ कुछ सिपाही डट गए और किसी मौके की ताक में थे
1971 में ये कॉमनवेल्थ के ये जो मिल्टन ओबोटे थे, कॉमनवेल्थ गेम में शरीक होने के लिए सिंगापुर गए। ईदी अमीन को मौका मिला। मात्र 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने युगांडा पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कंपाला का एयरपोर्ट सीज कर दिया जहां से वो आना था मिल्टन ओबोटे, और पूरा सत्ता पे काबिज हो गए। ये सपोर्ट उनको इसराइल और कुछ मुस्लिम ममालिक से भी था, इसलिए वो इतनी जल्दी सत्ता पर काबिज हुए ईदी अमीन। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि ये आदमखोर भी था। इन्होंने क्या सबूत मिलते हैं कि जिन्होंने ईदी अमीन ने इंसान का गोश्त भी खाया था, और ये अय्याश भी था, अय्याश परस्त था। कोई अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी 6 बीवियां थी, लेकिन 35 लड़कियों से इसके अवैध संबंध भी थे, जिनसे 150 बच्चे हुए थे। ये जो बातें हैं ये रिकॉर्ड तारीख ना बताते हैं, ऑफिशियली कोई बात नहीं है इसमें। इसके अलावा ये जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता था इसको उठा लिया करता था। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह थी कि ये फलस्तीनियों का हिमायती था। खैर 1971 में ये सत्ता संभालता है। 4 अगस्त 1972 में ये एक हुक्म नाफिज करता है उन विदेशियों पर जो भारत और एशिया के से आए हुए थे ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन की हुकूमत थी 1962 में ही आज़ाद किया था, तो ये यहीं बस गए थे। ब्रिटेन ने इनको बिजनेस के पर्पज से लाया था, लेकिन ये भारतीय और एशियाई यहीं रह गए थे। तो 1971 में ये जो है ये युगांडा की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब हो चली थी। इसका बहाना उसको सुधारने के लिए उसने एक फरमान जारी किया। 4 अगस्त 1972 में उसने कहा कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने कहा है कि अपने देश से एशियाई और भारतीयों को बाहर कर दो। इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, और ये शासन तकरीबन जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान में थे, उन ये पाकिस्तान भी इससे प्रभावित था और वहाँ पर कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन और उसने 90 दिन के लिए कहा कि आप लोग सिर्फ 2 बैग लेके जा सकते हैं और ये युगांडा को आप छोड़ दीजिए। नतीजा यह हुआ कि सब चले गए, कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया। फिर आता है इसी तरह से इसकी सत्ता चल रही थी। इसने अपने प्रतिद्वंदियों को काफ़ी मरवाया था, करीब 7 लाख लोगों को इसने मरवाया था, और अभी तक तो इसराइल का साथ इसको मिल रहा था। लेकिन 75 आते आते इसराइल इससे नाराज़ हो चला, क्योंकि ये यहूदियों का भी बहुत बड़ा दुश्मन था। यहूदियों को कहता था हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया बिल्कुल अच्छा किया। फिर 1976 का एक वाक़या पेश आता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक इसराइल एक एरोप्लेन का अपहरण करते हैं आतंकवादी, और वो उसको युगांडा में ले आते हैं, और युगांडा के शासक ईदी अमीन ने इनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया, और इसमें इसराइल के नागरिक थे। इसराइल ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 27 जून 1976 में ये युगांडा में आया था, और इसराइल ने 3 जून 1976 में युगांडा की राजधानी कंपाला पर हमला किया और अपने बंदियों को छुड़ा कर ले गए, और जाते जाते वो ईदी अमीन का 1/3 बेड़ा भी नष्ट कर चुके थे। तो ये यहीं से ईदी अमीन का जवाल शुरू होता है, लेकिन फिर भी वो सत्ता में के नशे में था। उसने चीफ जस्टिस को मरवाया, उसका भी मांस खाया, और उसकी अय्याशियाँ काफ़ी थी। हाँ, ये कि उसने कुछ काम ठीक भी किए थे। फिर आता है 1978। 1978 में ये तंजानिया पे हमला करने का आदेश देता है 31 अक्टूबर 1978 को। कहता है कि तंजानिया पर हमला कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए तंजानिया पर हमला? दरअसल मिल्टन ओबोटे जो थे चीन के दूसरे राष्ट्रपति, युगांडा के दूसरे राष्ट्रपति, उनका तख्ता ईदी अमीन ने उल्टा था, तो वो तंजानिया में ही रह रहे थे। तंजानिया से इसकी दुश्मनी थी, इसलिए कर्नल गद्दाफी के साथ मिलकर ये 31 अक्टूबर 1978 में तंजानिया पर हमला कर देता है। लेकिन तंजानिया के फौज काफ़ी बहादुरी से लड़ती है, और कर्नल गद्दाफी और युगांडा की सेना को न सिर्फ हरा देती है बल्कि युगांडा की राजधानी में कंपाला में घुस जाती है। 10 अप्रैल 1979 को ये कंपाला पे अधिकार कर लेती है, तसल्लुत कायम कर लेती है तंजानिया की सेना, और इसी बीच ईदी अमीन एक हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं और वो सीधे लीबिया पहुंचते हैं। इधर मिल्टन ओबोटे वापस सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, वापस उनको हुकूमत मिल जाती है तंजानिया की मदद से, और वो युगांडा, और 1985 तक ये रहते हैं। लेकिन इन्होंने भी काफ़ी जुल्म किया फिर बाद में वहाँ के बाशिंदों पर। उसके बाद ईदी अमीन तकरीबन 2 साल तक 1979 से 1981 तक लीबिया में रहते कर्नल गद्दाफी के पास। फिर कर्नल गद्दाफी उसको
सऊदी अरब भेज देता है। सऊदी अरब में उसको शरण मिल जाती है, राजनीतिक सियासी उसको मतलब पनाहगाह मिल जाती है। और ऐसा इसलिए क्यों किया, शायद हो सकता है कि उसको ईदी अमीन से कुछ खतरा हो, कर्नल गद्दाफी को, इसलिए उसने खामोशी के साथ उसको सऊदी अरब में रहने के लिए भेज दिया। 1981 में ये रहते हैं और फिर ये खामोशी की जिंदगी जीते हैं छुपकर जद्दा में। 19 जुलाई 2003 में आखिर ये मीडिया में आते हैं, क्योंकि इनकी बीवी थी, उसने कहा था कि ईदी अमीन को किडनी की बीमारी है, इसलिए वो अपने युगांडा लौटना चाहते हैं वापस। राष्ट्रपति से वहां की इजाजत मांगी थी, लेकिन उनके राष्ट्रपति ने मना कर दिया और बोले कि जब ये यहाँ आएगा तो इसको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। फिर ये मामला खामोश होता है। इसी बीच 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, और किडनी फेल होने की वजह से जद्दा में ही, जद्दा के किंग फैजल अस्पताल है कोई, वहां पर। तो ये ईदी अमीन के बारे में जानकारी थी। और ऐसा तानाशाह शायद ही आपने कभी सुना हो, जो इंसान का मांस खाता हो, अय्याश हो, और तकरीबन 6 फीट 6 इंच का कद, काला, 160 किलो का। ये सब इसकी विशेषताएं थी। 1971 25 जनवरी 1971 में इन्होंने ये युगांडा का राष्ट्रपति बना था और मिल्टन ओबोटे का तख्त उल्टा था, और 10 अप्रैल 1979 तक ये सत्ता पर काबिज रहा, और 16 अगस्त 2003 में इसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।